हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठी, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। हजार बर्फ, बर्फ क्या होता है? बिजलियां, कि हजार बिजलियां गिरी हैं और लाख आंधियां उठी हैं, बट जो फूल खिल के रहेंगे वो खिलने वाले हैं। इट मीन्स हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब हमें लगता है कि हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं उठ सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। बट हमें उसी टाइम पे कभी भी नहीं सोचना चाहिए, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप, ओके। एंड वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स। हमें अपने आप पे बिलीव रखना है, ओके। अपने आप पे बिलीव रखना है हमें, और हमें वापस से ट्रैक पे आना है और वापस से हमें अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। सो हजार बार गिरे, कोई भी हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, हमने उसको फेस करना है और अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर करना है। सो हेलो everyone, in today's class we will first do the 5 questions from the previous lecture। 5 MCQs हम करेंगे और उसके बाद हम next 30 idioms and phrases को पढ़ेंगे और उसके बाद हम word of the day जो है वो भी हम यहाँ पे उसको समझेंगे, प्लस उसका यूसेज भी देखेंगे। So our first question for today's lecture is recipe for disaster। Recipe for disaster हमने यहाँ पे एक पिक्चर से समझा था, एक बच्चा है या कोई भी है मोटा सा, ओके। सो वहां पे उसने क्या किया है, एक ऐसी रेसिपी बनाई है जिस वजह से वो उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो डिजास्टर की तरफ आ गया। मतलब उस रेसिपी की वजह से अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिले हैं। सो व्हाट इज द राइट आंसर? रेसिपी फॉर डिजास्टर, लेट्स फाइंड आउट। So firstly we'll have the options। यहाँ पे हमारे options है A, criticize or scold someone, B is to have unpleasant consequences, C is ruin your plans, D is utterly destroyed। Okay, so the right answer is to have unpleasant consequences। So criticize or scold someone severely, इसका हमारे पास idiom क्या है? rake someone over the coals, rake someone over the coals। ruin your plans, we have the idiom रेन ऑन योर परेड, जैसे परेड हो रही है, रेन बारिश पड़ गई, हमारे प्लान्स खराब हो गए। सो रेन ऑन योर परेड, वी हैव द इडियम रेन ऑन योर परेड फॉर ruin your plans। utterly destroyed, इसका क्या था यहाँ पे? rack and ruin, rack and ruin, इसका इडियम क्या था? utterly destroyed। So our next question is read between the lines। read between the lines, हमने read between the lines को कैसे समझा था कि वहां पे कोई एक पेज और मैग्नीफाइंग ग्लास लेके हम आए हैं। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे लाइन्स के बीच में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम हिडन मीनिंग्स को फाइंड आउट कर पाए। ओके, सो द ऑप्शंस आर A, read hidden meanings, B, go crazy, C, a strange person, D, make absolutely no noise। read between the lines, the right answer is read hidden meanings। go crazy, इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है? राउंड द ट्विस्ट। व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज द इडियम? राउंड द ट्विस्ट। जैसे हमने इसको कैसे समझा था, कोई गोल गोल घूम रहा है तो वो पागल हो गया, इट मीन्स क्रेजी हो गया। गो क्रेजी, वी हैव द इडियम राउंड द ट्विस्ट। अ स्ट्रेंज पर्सन, स्ट्रेंज पर्सन को हमने कैसे याद किया था कि एक फिश है वहां पे, बहुत अजीब सी है, क्यूर सी है, स्ट्रेंज से, सो वी हैव द इडियम क्यूर फिश। मेक एब्सोल्युटली नो नॉइस, नो नॉइस हमने क्या किया था कि वहां पे एक माउस था जो बिल्कुल नॉइस नहीं करे, बहुत ज्यादा क्वाइट है। सो वी हैव द इडियम क्वाइट एज अ माउस, क्वाइट एज अ माउस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच इज क्वाल विद ब्रेड एंड बटर। क्वाल विद ब्रेड एंड बटर, क्वाल क्या होता है? फाइट करना। ब्रेड एंड बटर यहाँ पे क्या है? आपका सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फूड, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, उसके साथ लड़ाई करना। इट मीन्स आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, उसके कंट्रोरी एक्ट कर रहे हो। Okay, so options are A, an expression on someone's face that doesn't show what they are thinking or feeling। एक एक्सप्रेशन किसी के फेस पे जिससे पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है। B is play in an irresponsible manner। Okay, play in an irresponsible manner। C is to act contrary to your best interest। Contrary क्या होता है? opposite। D have the same characteristics। So the right answer is to act contrary to your best interest। Expression on someone's face that doesn't show what they are thinking or feeling, we have the idiom poker face। हमारे पास कौन सा idiom है? poker face। Play in an irresponsible manner, play fast and loose, play fast and loose, we have the idiom have the same characteristics। इसका क्या है idiom? pieces of the same cake, pieces of the same cake। Okay, question number 4 is pay on the nail, pay on the nail। options are pay promptly in cash, learn something word to word, C, doing things in a wrong manner, D, to hide problems। so the right answer is pay promptly in cash। okay, एकदम से कैश में पे करना, उससे बोलेंगे pay on the nail। learn something word to word,
हमने पढ़ा था इसका इडियम क्या था, पैरट फैशन. डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग मैनर, इट मीन्स पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हॉर्स के आगे ही आप रख रहे हो बिफोर द हॉर्स. सो डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग मैनर. टू हाइड प्रॉब्लम्स, टू हाइड प्रॉब्लम्स का क्या था, पेपर ओवर द क्रैक्स. पेपर ओवर द क्रैक्स हमने कैसे देखा था, एक लड़की है, एक ऐसे घर में बैठी है जो पेपर से बना है, उसमें क्रैक्स तो आएंगे और वो अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए बैठी है. ओके, सो टू हाइड प्रॉब्लम्स, पेपर ओवर द क्रैक्स. सो लास्ट क्वेश्चन इज, एंड आफ्टरवर्ड्स विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस. सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, पिक समवन टू पीसेस. Options are qualify, to criticize sharply, C, responsible for something, D, in a confused or excited state. Pick someone to pieces. Okay, so the right answer is to criticize sharply. ठीक है, pick someone to pieces, एकदम से किसको criticize करना, उसे हम क्या बोलते हैं, pick someone to pieces. Qualify, इसके लिए we have the idiom past muster. Responsible for something, it means on the hook. On the hook, responsible for something. And then in a confused or excited state, it means in a flutter. What does it mean? It means in a flutter. So our first idiom for today's class is, wait a minute. So first idiom for today's class is not having a leg to stand on. Not having a leg to stand on, which means not having any proof. ओके हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं, जैसे एक पर्सन है, उसके यहाँ पे एक लेग नहीं है, तभी वो नीचे बैठ गया है और वो क्या कर रहा है, उसको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे वो प्रूफ ढूंढ रहा है बट उसको अभी तक कुछ मिला नहीं है. सो नॉट हैविंग द लेग टू स्टैंड ऑन, इसका मीनिंग यहाँ पे है नॉट हैविंग एनी प्रूफ. यूसेज इज, आई शुड नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट देम एज माय लॉयर सेज दैट आई डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन. ओके, मुझे अभी केस फाइल नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे लॉयर ने बोला अभी तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है. ओके, सो नॉट हैविंग अ लेग टू स्टैंड ऑन, विच मीन्स नॉट हैविंग एनी प्रूफ. 122 is nobody's fool. Nobody's fool means one who cannot be cheated. जैसे एक पर्सन है, उसका यहाँ पे हमने एक लाइट रखी है कि उसका जो दिमाग की बत्ती है वो बुझी नहीं है, वो अभी तक ऑन है. इट मीन्स उसको कोई चीट नहीं कर सकता है. Nobody's fool means one who cannot be cheated. Usage is, you can't put anything over on Rahul. He is nobody's fool. आप कुछ भी राहुल पे नहीं थोप सकते क्योंकि उसको कोई चीट नहीं कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इडियम इज मेक अ मंकी ऑफ समवन. मेक अ मंकी ऑफ समवन, जैसे हम यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक मंकी की तरह दिख रहा है. इट मीन्स बहुत फुलिश लग रहा है यहाँ पे. सो मेक अ मंकी ऑफ समवन मीन्स टू मेक समवन लुक फुलिश. किसी को फुलिश दिखाना, उसे हम क्या बोलेंगे, मेक अ मंकी ऑफ समवन. यूसेज इज, ही मेड अ मंकी ऑफ हिज फ्रेंड व्हाइल प्लेइंग अ ब्रेनलेस प्रैंक एट द पार्टी लास्ट नाइट. उसने यहाँ पे ही मेड अ मंकी ऑफ हिज फ्रेंड, उसने यहाँ पे अपने फ्रेंड को फुलिश दिखाया, उसके साथ एक ब्रेनलेस प्रैंक खेल के एट द पार्टी लास्ट नाइट. सो मेक अ मंकी ऑफ समवन मीन्स टू मेक समवन लुक फुलिश. 124 इज टू कास्ट इनटू द शेड. टू कास्ट इनटू द शेड, टू कास्ट इनटू द शेड मीन्स टू एक्लिप्स. एक्लिप्स क्या होता है, किसी को छुपा देना. जैसे यहाँ पे सूर्य ग्रहण लगता है, ओके, या लूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स, तो वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये मून है, उसने सन को छुपा दिया है. ओके, एक्लिप्स है ये. सो टू कास्ट इनटू द शेड मीन्स किसी को छुपा देना. यूसेज इज, दिलीप कुमार वाइब्रेंट स्क्रीन प्रेजेंस यूज्ड टू कास्ट अदर एक्टर्स इनटू द शेड. इट मीन्स दिलीप कुमार जो है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी थी कि बाकी एक्टर्स उनके पीछे छुप जाते थे. Next is make one's bed and lie in it. Make one's bed and lie in it. It means to be responsible for what you have done and accept the result. आपको responsible होना है कि आपने क्या किया है और आपको उस result को accept करना. You have to be responsible. So usage is, it's really sad that it turned out imperfectly, but Shraddha made her bed and now she must lie in it. बहुत दुख की बात है कि जैसे उसने किया बहुत imperfectly हुआ है. अब श्रद्धा को responsible रहना है जो उसने किया है और उसको अपने result को accept करना है. ठीक है, जैसे आपको अपना बेड खुद बनाना है और खुद उसमें रहना है. इट मीन्स आप ही रिस्पॉन्सिबल हो हर एक चीज के लिए. 126 is to be taken for a ride. To be taken for a ride means to be cheated or deceived. जैसे ये है, एक बंदा राइड पे लेके गया किसी को उसको धोखा देने के लिए, वैसे हम याद रखेंगे to be taken for a ride, to be cheated or deceived. Usage is, don't trust this marketing guy else you will be taken for a ride. इस marketing guy को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करो क्योंकि वो धोखा देगा. 127 is to bell the cat. To bell the cat. To bell the cat. Cat से हमने क्या याद रखना है कि cat है, उसके पीछे डॉग है. अगर उसके पीछे डॉग है, इट मीन्स उसने बहुत ज्यादा पर्सनल रिस्क को लिया है कैट ने. सो टू बेल द कैट मीन्स टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क. यूसेज इज, हु इज गोइंग टू बेल द कैट एंड इन्फॉर्म द टीचर दैट वी ब्रोक द ग्लास. अब कौन जो है एक बहुत ज्यादा पर्सनल रिस्क लेगा, टीचर को इन्फॉर्म करेगा कि हमने यहाँ पे ग्लास को तोड़ दिया है. टू बेल द कैट मीन्स टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क.
ओके, सो नेक्स्ट इडियम इज 128 विच इज मेक अ ड्राई फेस। मेक अ ड्राई फेस क्या होता है, बिल्कुल ड्राई फेस बना दिया, डिसअपॉइंटमेंट वाला फेस बना दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, मेक अ ड्राई फेस। इट मीन्स शो डिसअपॉइंटमेंट। यूसेज इज ही शी मेड अ ड्राई फेस आफ्टर द रिजल्ट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। उसने एक ड्राई सा फेस बना दिया जब उसका रिजल्ट आया। इट मीन्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। ड्राई फेस क्या होता है, बिल्कुल ड्राई सा है, बिल्कुल खुश नहीं है, तो उससे हम यहाँ पे इसका मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, शो डिसअपॉइंटमेंट। 129 इज माई हैंड्स आर फुल। अब देखो माई हैंड्स आर फुल का मीनिंग है कि जैसे ये लड़की है, इसके हैंड्स फुल है, इट मीन्स ये बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा बिजी है। सो माई हैंड्स आर फुल, व्हाट विल बी द मीनिंग, मीनिंग वुड बी आई एम बिजी। यूसेज इज आई वुड लव टू हेल्प यू बट आई गॉट माई हैंड्स फुल ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल प्ले। मैं आपकी मदद करती बट मेरे स्कूल प्ले की वजह से बहुत ज्यादा काम है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। माई हैंड्स आर फुल इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स आई एम बिजी। नेक्स्ट इज 130 मंकी अराउंड। मंकी अराउंड, मंकी अराउंड का मीनिंग है, जैसे हम ये लड़की देखेंगे यहाँ पे, ये जो लड़की है बहुत ज्यादा काम है, वर्क है, बट स्टिल शी इज बिजी यूजिंग हर फोन। इट मीन्स वो क्या कर रही है, अपना टाइम वेस्ट कर रही है आगे पीछे। सो मंकी अराउंड का मीनिंग क्या है, टू वेस्ट टाइम हियर एंड देयर। यूसेज इज ही एंजॉयज मंकिंग अराउंड विद हिज कार्स इंजन। उसे अपने आगे पीछे टाइम वेस्ट करना पसंद है, घूमने फिरने में पसंद है, कार में घूमना फिरना उसे पसंद है। सो मंकी अराउंड का मीनिंग है टू वेस्ट टाइम हियर एंड देयर। सो 131 is meet once Waterloo, means once Waterloo। Waterloo एक बैटल भी हुई थी। अगर किसी को पता है कि वो बैटल ऑफ वाटरलू क्या थी, आप कमेंट बॉक्स में अभी बताएं कि बैटल ऑफ वाटरलू क्या थी और किसके बीच में हुई थी। ओके, सो मीट वंस वाटरलू, इसका मीनिंग यहाँ पे है मीट वंस फाइनल एंड ऑफ फेलियर। फाइनल एंड ऑफ फेलियर से जब आप मिलते हो उसे हम बोलेंगे मीट वंस वाटरलू। ऐसे याद रख सकते हैं हम, जैसे लू थी, वहां पे लू इतनी थी, एक बच्चा जो था पेपर देने नहीं जा पाया और वो फेल हो गया। ठीक है, सो मीट वंस वाटरलू मीन्स मीट वंस फाइनल एंड ऑफ फेलियर। व्हाट इज द यूसेज, आफ्टर बीटिंग डजन्स ऑफ चैलेंजर्स द चैंपियन फाइनली मेट हिज वाटरलू। डजन्स ऑफ चैलेंजर्स को बीट करने के बाद चैंपियन जो था फाइनली उसे एक उससे भी बड़ा चैंपियन मिल गया। ओके, सो मीट वंस वाटरलू मीन्स मीट वंस फाइनल एंड ऑफ फेलियर। नेक्स्ट इडियम इज टू बी इन द ड्राइविंग सीट। टू बी इन द ड्राइविंग सीट इन सिंपल टर्म्स, जो भी ड्राइविंग सीट में होगा इट मीन्स वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सो मीनिंग इसका क्या होगा यहाँ पे, इन कंट्रोल। यूसेज इज व्हेन हिज बॉस वेंट ऑन वेकेशन ही सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द ड्राइवर सीट। जब उसने देखा उसका बॉस जो है वो वेकेशन पे चला गया है, उसको सडनली क्या लगा कि वो हर एक चीज उसके कंट्रोल में है, उसने सब कुछ कंट्रोल करना है। सो टू बी इन द ड्राइविंग सीट मीन्स टू इन कंट्रोल। जैसे ड्राइविंग सीट पे कोई भी होगा वही कंट्रोल कर रहा है, सो उससे हम इसको याद रख सकते हैं। 133 इज मेक अ बी लाइन। मेक अ बी लाइन, देखो जो बी की लाइन होती है हमेशा स्ट्रेट होती है, हमेशा किसी चीज की तरफ डायरेक्टली जा रही होती है। सो मेक अ बी लाइन मीन्स, जैसे ये है मेकअप हमेशा डायरेक्टली किसकी तरफ जाएगी, फ्लास्क की तरफ। सो मेक अ बी लाइन मीन्स टू गो डायरेक्टली टुवर्ड्स समथिंग। सो यूसेज इज ही मेड अ बी लाइन फॉर द किचन। मेक अ बी लाइन क्या होता है, डायरेक्टली किसी चीज की तरफ जा रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे, मेक अ बी लाइन। 134 is make castles in the air. Make castles in the air means हवा में तीर मारना। सिंपल टर्म्स, असली में जो बात है ही नहीं, ड्रीम्स जो हो नहीं सकते पूरे और आप बोल रहे हो वही हो जाए। सो मेक ड्रीम्स प्लान्स और होप्स दैट हैव वेरी लिटिल चांसेस ऑफ हैपनिंग। जैसे किसी का ड्रीम है चांद पे जाके उसने चांद के नीचे से यहाँ पे झूला लेना है, ऐसे करके। सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो मेक कैसल्स इन द एयर मीन्स वैसे ड्रीम्स या प्लान्स होप्स करना दैट हैव वेरी लिटिल चांसेस ऑफ हैपनिंग। यूसेज इज स्टॉप लिविंग इन फूल्स पैराडाइज बाय मेकिंग कैसल्स इन द एयर। ओके, स्टॉप लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, इट इज ऑल्सो एन इडियम, फूल्स पैराडाइज। विल डेफिनेटली डू दिस, बट राइट नाउ आई एम ऑल्सो गिविंग यू द होमवर्क वन मोर कि फूल्स पैराडाइज क्या होता है। ओके, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स फूल्स पैराडाइज क्या होता है। सो मेक कैसल्स इन द एयर, इसका मीनिंग क्या होगा, हवा में तीर मारना, ऐसे ड्रीम्स प्लान्स या होप्स करना जिसके बहुत कम चांसेस है होने के। 135 इज लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस। लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस, आपको अपने हाल पे हमने छोड़ दिया। इट मीन्स नॉट कंट्रोल एंड कैन डू व्हाटएवर वन वांट्स। कंट्रोल में नहीं हो, जो करना है आप करो। यूसेज इज द स्टूडेंट्स वर लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस व्हेन द टीचर फेल्ड टू अपीयर ऑन टाइम। जो स्टूडेंट्स थे उनको अपने हाल पे छोड़ दिया जब टीचर जो थे टाइम पे नहीं अपीयर किया टीचर ने। ओके, सो लाइक अ सिटिंग डक। लाइक अ सिटिंग डक का मीनिंग यहाँ पे क्या है, टोटली अनअवेयर और इजी टू अटैक और टेक एडवांटेज ऑफ। लाइक अ सिटिंग डक, आपने कैसे याद रखना, एक डक है वो बैठी हुई है और वो बिल्कुल अनअवेयर है और उसको कोई भी उस पर अटैक कर सकता है और उसको कोई भी फायदा ले सकता है। सो वहीं से आगे लाइक अ सिटिंग डक। Like a sitting duck means totally unaware,
या easy to attack or take advantage of. Usage is his arguments were so simple she was able to knock them like a sitting duck. उसके arguments इतने सिंपल थे ना, मतलब अनअवेयर है, अनअवेयर, कुछ नहीं पता, आंखों पे पट्टी बंधी है, कुछ नहीं पता. सो उसके arguments जो थे इतने सिंपल है, तो वो उसने उसको बिल्कुल इजीली नॉक डाउन कर दिया, उसको आई मीन नॉक देम कर दिया. लाइक अ सिटिंग डक मीन्स एकदम से उस पर अटैक कर दिया. सो सिंपल टर्म्स में हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं. लाइक अ सिटिंग डक क्या होता है? जब आप अनअवेयर हो किसी चीज के लिए, आपको पता ही नहीं है, कोई भी आप पे अटैक कर सकता है, कोई भी आपका फायदा ले सकता है. ओके, 137 इज लेट नेचर टेक्स इट्स कोर्स. लेट्स नेचर टेक्स इट्स कोर्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू अलाउ समथिंग टू हैपन नेचुरली. नेचुरली किसी चीज को होने देना, उसे हम क्या बोलेंगे? लेट नेचर टेक्स इट्स कोर्स. व्हाट इज द यूसेज? जो इंजरी शुड हील विद इन अ फ्यू वीक्स इफ यू जस्ट लेट नेचर टेक्स इट्स कोर्स. जो इंजरी जो होगी विद इन फ्यू वीक्स वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर आप नेचर को, अगर आप बिल्कुल उसको अपने हाल पे छोड़ दोगे. सो लेट नेचर टेक्स इट्स कोर्स मीन्स टू allow something to happen naturally. 138 is let someone slide. Let someone slide means neglect something. It means अगर कोई गिर रहा है, स्लाइडिंग हो रही है तो होने दो, निग्लेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को. ओके, जैसे यहाँ पे एक लड़की है, उसकी बहन है, ओके, समझ लो बहन है, वो उसका छोटा भाई है, पीछे रो रहा है, वो बिस्किट खा रही है, निग्लेक्ट कर रही है. ओके, सो यूसेज इज आई न्यू ही वाज नॉट टेलिंग मी एवरीथिंग बट आई डिसाइडेड टू लेट इट स्लाइड. मुझे भी पता है वो मुझे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, मैंने भी यही डिसाइड किया कि मैं उसको अभी निग्लेक्ट करूंगी. सो लेट समवन स्लाइड मींस निग्लेक्ट समथिंग. एंड 139 is like a shag on a rock. Like a shag on a rock, it means completely alone. इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे एक रॉक है, आप उस रॉक पे बैठे हो, बिल्कुल अकेले पड़ गए हो आप. So like a shag on a rock means completely alone. Usage is after the verdict, they walked out and left me like a shag on a rock. Verdict के बाद, verdict क्या होता है? कोई भी डिसीजन जो जूरी लेती है उसे हम बोलेंगे verdict. कोई भी डिसीजन जो जूरी लेती है उसे हम बोलेंगे वर्डिक्ट. सो आफ्टर द वर्डिक्ट इसका मीनिंग है, आफ्टर द वर्डिक्ट इसका मीनिंग है कोई भी डिसीजन जो जूरी ने लिया है. सो उसके बाद क्या हुआ? वो जितने भी उसके जो दोस्त होंगे साथ में, उन सब ने उसको छोड़ दिया बिल्कुल अकेले. सो लाइक अ शैग ऑन अ रॉक इन सिंपल टर्म्स, इसका मीनिंग क्या है? रॉक पे आप अकेले हो, इसका मीनिंग वहां से हम फाइंड आउट करेंगे कंप्लीटली अलोन. सो 140 इज लोव्स एंड फिशेस. लोव्स एंड फिशेस मीन्स डन फॉर मटीरियल बेनिफिट्स. इट मीन्स लोव्स एंड फिशेस, जो भी आप खाना खा रहे हो, किस लिए खा रहे हो? आपके मटीरियल बेनिफिट्स के लिए, ऐसे याद रखेंगे. ओके, लोव्स एंड फिशेस, सो डन फॉर मटीरियल बेनिफिट्स. Okay, usage is nowadays everybody is interested only in the loaves and fishes of their jobs. आजकल हर कोई जो है वो बिजी है, इंटरेस्टेड है अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए जॉब्स में. सो लोव्स एंड फिशेस क्या होता है? जहां ज्यादा खाना मिल रहा है वहां जाएंगे. मतलब इसका मीनिंग है जहां पे मटेरियल बेनिफिट ज्यादा है हम वहां पे जाएंगे. सो लोव्स एंड फिशेस मीन्स डन फॉर मटेरियल बेनिफिट्स. 141 means know which way the wind blows. It means to know how things are developing and prepared. आपको पता होना चाहिए things कैसे developing और कैसे आपको prepared रहना है इसके लिए. So know which way the wind blows. किस तरफ हवा जा रही है, किस तरफ आंधी आ रही है, आपको पता होना चाहिए. Usage is I think I'll see which way the wind is blowing before I vote at the board meeting. मुझे पता होना चाहिए, मुझे prepare रहना चाहिए कि किस तरह से वहां पे काम हो रहा है, तभी मैं वहां पे वोट करूंगा. It means वोट देने से पहले मुझे सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए. So know which way the wind blows to know how things are developing and be prepared. 142 is know something inside out. Know something inside out. What does it mean? It means to know something thoroughly. Thoroughly किसी चीज की नॉलेज होना, उसे हम क्या बोलेंगे? know something inside out. जैसे सपोज आपका ड्राइविंग टेस्ट है, आपको ड्राइविंग आती ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप तो टेस्ट फेल कर दोगे. इट मीन्स आपको सब कुछ इनसाइड आउट पता होना चाहिए, उस गाड़ी के अंदर बाहर सब आपको पता होना चाहिए. सो यूसेजेस आई स्टडीड फॉर माई ड्राइविंग टेस्ट अंटिल आई न्यू ऑल द रूल्स इनसाइड आउट. मैंने अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए मेहनत की थी, जब तक मेहनत की जब तक मुझे सब कुछ थॉरोली नहीं पता चल जाता. सो नो समथिंग इनसाइड आउट मीन्स टू नो समथिंग थॉरोली. 143 is keep your eye on the ball. Keep your eye on the ball, आपने याद रखना है ये alert. जैसे एक बॉल है, ये यहाँ पे सपोज एक बॉल है, उस बॉल पे लिखा है alert. So keep an eye on the ball. आपको उस बॉल पे अपनी आंख रखनी होगी, उस बॉल पे क्या लिखा है? alert. So इसका मीनिंग क्या है? Stay alert and pay क्लोज स्टे अलर्ट. आपको अलर्ट रहना है. एंड पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग. आपको अलर्ट रहना है, इसको करेक्शन कर देना. आपको अलर्ट रहना है और आपको क्लोज अटेंशन वो सारी चीजों का रखना है कि आपके आगे पीछे क्या हो रहा है. यूसेज इज यू विल डू बेटर इन योर क्लास इफ यू कीप योर आई ऑन द बॉल. आप अच्छा करोगे अगर आप अलर्ट रहोगे क्लास में. सो हमारे पास एक बॉल है, बॉल पे लिखे अलर्ट. सो हम उस बॉल को देख रहे हैं. कीप योर आई ऑन द बॉल विच मीन्स स्टे अलर्ट एंड प्ले एंड पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग. कीप बॉडी एंड soul together. Our next idiom is keep body and soul together.
So the meaning is stay alive especially in difficult circumstances. इसका मीनिंग होता है मुश्किल से अपना गुजारा करना. Keep body and soul together का मतलब है मुश्किल से अपना गुजारा करना. फॉर एग्जाम्पल हम कैसे याद रखेंगे, कोकोनट मैन है, ठीक है, एक बंदा है वो कोकोनट मैन ही, आई मीन एक बंदा है वो कोकोनट को सेल कर रहा है और उसके पास एक ही कोकोनट है. अब उसके लिए गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसके बॉडी और सोल को एक साथ रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है. ओके, सो इसका मीनिंग है स्टे अलाइव स्पेशली इन डिफिकल्ट circumstances. Usage is, do you think a man can keep body and soul together by selling coconuts? आपको लगता है ऐसा कि वो अपना गुजारा कर सकता है just by selling coconuts? Okay, so यहाँ से हम याद रख सकते हैं keep body and soul together. So 145 is kangaroo court. Kangaroo court का meaning यहाँ पे क्या है? Kangaroo court, it means a mock court in which the principles of law and justice are disregarded or an illegal court that punishes people unfairly. Kangaroo court क्या होता है? In simple terms एक court है जहाँ पे सिर्फ kangaroos हैं. अगर kangaroos है तो वो court चलेगी? कैसे चलेगी? उनको तो पता ही नहीं है लॉ एंड जस्टिस का. सो एक मॉक कोर्ट है जहां पे कोई भी लॉ एंड जस्टिस फॉलो नहीं हो रहा है. यूसेज इज पीपल हु लिव अंडर ऑप्रेसिव रेजिम्स आर ऑफन ट्रीटेड हार्डली बाय करप्ट कंगरू कोर्ट्स दैट डोंट अबाइड बाय द लॉ. अब जो लोग ऑप्रेस करते हैं, ऑप्रेसिव रेजिम्स में रहते हैं, वो लोगों को हार्शली, दे ऑफन ट्रीटेड हार्डली, और दे ऑफन उनको हार्डली ट्रीट किया जाता है बाय करप्ट कंगरू कोर्ट्स जो लॉ को अबाइड नहीं करती है. Next idiom is just off the board. Just off the board, please make correction here. It is naive and inexperienced. Naive and inexperienced. Okay, please make correction. Naive and inexperienced. So just off the board यहाँ पे क्या है? Usage क्या है? Ramesh is just pretending that he is just off the board. He is extremely competent master this role. देखो just off the board का meaning है inexperienced बंदा है. Off the board means let's suppose उसको बोर्ड चलाने नहीं आती है तो वो उससे बाहर निकल गया, वो off हो गया है. So off the board means inexperienced है, वो naive है. So just off the board means naive and inexperienced. Ramesh is just pretending that he is just off the board. He is extremely competent master this role. Next idiom is just in the nick of time. Just in the nick of time का meaning है at the last possible moment. Last possible moment पे कुछ करना, उसे हम बोलते हैं just in the nick of time. What is the usage? He decided to go just in the nick of time. उसने decide किया कि वो वहां पे जाएगा last possible moment पे. Just in the nick of time, last possible moment. 148 is just for the record. Just for the record. So what does it mean? Saying it publicly and officially and you want it to be written down and remembered. Publicly कोई चीज बोलना, officially कोई चीज बोलना, और आप उसको बोल रहे कि ये बात याद रहनी चाहिए, याद रखनी है. जैसे कोई बंदा है यहाँ पे स्टेज पे बोल रहे ये बात याद रखनी है, तो ये आप इसका रिकॉर्ड आप बना लो. So just for the record means, just for the record means आपको publicly कोई चीज बोल रहे हो कि आपको ये चीज याद रखनी है. So usage is just for the record, just for the record. I have never met him nor I have been to his house. The news channel is spreading rumors for TRP. Just for the record, मैं उससे कभी भी नहीं मिली हूँ, मैं कभी भी उसके घर नहीं गई हूँ. न्यूज चैनल जो है वो रूमर्स स्प्रेड कर रहा है TRP के लिए. ओके, जस्ट फॉर द रेकॉर्ड मीन्स आप यहाँ पे क्या करो, पब्लिकली कोई चीज बोल रहे हो कि ये बात याद रहनी चाहिए. And 149 idiom is just for the heck of it. Just for the heck of it का मीनिंग है यहाँ पे to do something without a good reason. Without a good reason आप कोई काम कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे? Just for the heck of it. Usage क्या है? I drove my van across village just for the heck of it. Just for the heck of means मैंने अपनी वैन पूरे विलेज में चलाई, वो बिना ऐसे चलाई, ऐसे हम ऐसे घूम रहे हैं. So to do something without a good reason, उसका यहाँ पे क्या idiom है? Just for the heck of it. 150 is a last idiom and afterwards we'll do our word of the day. 150 is jury's out. Jury's out का मीनिंग क्या है? आपने जैसे यहाँ पे सपोज कोई एग्रीमेंट हुआ है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है. सो jury's out का मीनिंग है नो जनरल एग्रीमेंट और कंसेंसस ऑन इट. कोई भी जनरल एग्रीमेंट नहीं निकला है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? jury's out. Usage is the jury is out on the issue of new employee engagement activities. जो new employee engagement activities थी उस पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है. And for that we have the idiom jury is out. So now our word of the day is, wait a minute. Now our word of the day is DESIDERATUM. So what do you think? What will be the pronunciation? You might be thinking इसके pronunciation क्या होगी? Desideratum. But the right pronunciation is desideratum.
ओके। डिजिडराटम का मीनिंग क्या होता है? लैकिंग एंड नीडेड। किसी चीज की लैकिंग है और किसी चीज की जरूरत है, उसके लिए हमारे पास वर्ड है डिजिडराटम। यूसेज इज ही सबमिटेड अ लिस्ट ऑफ डिजिडराटा फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसने यहाँ पे एक लिस्ट जो थी डिजिडराटा की हमें सबमिट की। डिजिडराटा मीन्स एक ऐसी लिस्ट उसने वहां पे सबमिट की जिसमें उसने बताया था इस चीज की कमी है, ये चीज चाहिए ताकि हमारे सक्सेसफुल कंप्लीशन प्रोजेक्ट की हो जाए। सो दिस इज द वर्ड ऑफ द डे। नाउ आई एम गिविंग यू द होमवर्क. You have to tell me the meaning of the idiom jury's out. This will be your homework, jury's out. Okay, thank you everyone.